सच्चाई खाती है मात सियासत में, दिन होता है अक्सर रात सियासत में, गूंगे कर लेते हैं बात सियासत में, जायज़ होती है हर बात सियासत में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राज्यसभा सांसद और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि अगर वो अपने समुदाय की बात सदन में नहीं रख सकती तो राज्यसभा का सदस्य बने रहने का कोई फायदा नहीं है। सभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। Yes. तो You made your point. See, मैं कहना चाहती हूँ in 267, you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आस्था। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हैं? See, how can I allow? मुझे बोलने नहीं दोगे? How can I allow? मैं राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many मुझे names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का I have कोई so अधिकार many. नहीं है फिर। हैं? Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ। दरअसल मायावती ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के साथ हुई कथित हिंसा का मुद्दा उठाया था। उन्हें बोलने के लिए 3 मिनट का वक्त दिया गया था। मायावती जब इससे आगे बोलने लगी तो उन्हें उपसभापति पीजे कुरियन ने रोका। इस पर मायावती नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगी और कुछ ही देर बाद मायावती ने अपना इस्तीफा भेज दिया। ऐसे ये बता दें कि राज्यसभा में मायावती की सदस्यता अगले साल अप्रैल तक ही थी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मायावती ने कहा कि यूपीए और अन्य विपक्ष के नेताओं ने मुझसे अनुरोध किया था कि आप देश और जनहित के मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात उठाती हैं, हमारा अनुरोध है कि आप इस्तीफा न दें। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं और ख़ास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, जब उस समाज की बात भी मैं हाउस में नहीं रख पाऊँगी तब मेरा इधर रहने का क्या फ़ायदा है। मायावती दलित राजनीति का वो चेहरा रही हैं जिसने न सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त जनाधार हासिल करने में कामयाब रही थीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी दलितों को राजनीतिक रूप से जागृत किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कांशीराम ने दलितों के उत्थान को लेकर जो राजनीतिक चेतना फैलाने का काम किया था उसे मायावती अब तक आगे बढ़ाती रही हैं। लेकिन पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिरा है, उससे दलित राजनीति के दम पर सत्ता पाने वाली मायावती सकते में है। भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में क्या मायावती का संसद से इस्तीफा देना उचित है? दलित राजनीति में अब कई विकल्प मौजूद हैं। विपक्षी एकता क्या मायावती के इर्द गिर्द घूम रही है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आईना में आज हम चर्चा करेंगे अमलेंदु उपाध्याय, जो हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं, उनके साथ। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। तो अमलेंदु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मायावती के इस्तीफे के लिए ये सही वक्त था? असल में इस्तीफे के लिए वक्त तो कभी भी सही नहीं होता और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मायावती जी को सत्ता पक्ष की हल्ला गुल्ले के बीच और उनको बात न रखने देने के लिए वजह से सदन से इस्तीफ़ा देना पड़ा। जाहिर सी बात है कि मायावती जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और जिस तबके की राजनीति करती हैं, और उन्होंने कहा भी कि अगर उसकी बात वो संसद में नहीं रख सकती तो वहाँ रहने का उनका औचित्य क्या है। तो इसलिए मायावती जी ने जो कदम उठाया है वो राजनीतिक तौर पे काफ़ी भूचाल लाने वाला है देश की राजनीति में। लेकिन जो दांव चला है मायावती जी ने या जो कदम उठाया है वो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर रोका टोकी सदन के अंदर चलती रहेगी तो जो मायावती जी ने कदम उठाया वो और भी लोगों को हो सकता है वो कदम उस तरीके से उठाने पड़े। क्योंकि अब लोकतंत्र में सदन भी अगर भीड़तंत्र में बदलने लगेगा और सदन के अंदर अगर खासतौर से उच्च सदन जिसकी एक लंबी परंपरा रही है अच्छी बहस की, वहाँ भी अगर मायावती जैसी कद्दावर नेता को अपनी बात नहीं रखने दी जाएगी तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है। तो अमलेंदु जी, इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल है जिसके कारण आज मायावती को इस्तीफा देना पड़ा संसद से, वो है कि सहारनपुर और उसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में जो दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के मामले आ रहे हैं, उसको लेकर ही इन्होंने मायावती ने वहाँ पे अपना गर्म रुख दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ जो है, क्योंकि आप देखें कि सहारनपुर में एक नया नेता दलित नेता उभर कर आता है और चंद्रशेखर के नाम से, दूसरी तरफ गुजरात में आप देख रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं, उनका उदय हो रहा है। तो ऐसी जो सारी चीज़ें आ रही हैं,
क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार अलग अलग खेमे में दलित बट करके और अपनी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो छात्र राजनीति कर रहे हों, चाहे वो अलग राज्यों में राजनीति कर रहे हों, और दलितों को जो एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, और मायावती का जनाधार लगातार गिरता गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती को अपने भविष्य के लिए, मतलब वो देख रही हैं कि मेरा जो भविष्य है वो खतरे में है, राजनीतिक भविष्य की बात मैं कर रहा हूँ, वो खतरे में है, इसलिए आज ये मौका है और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ इस्तीफा दे करके अपने आप को लाइमलाइट में लाया जाए? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मायावती जी राजनीति में हैं तो उनके किसी भी कदम में राजनीति होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि चंद्रशेखर का उदय हो या जिग्नेश मेवाणी का उदय हो या रोहित वेमुला की आत्महत्या हो, संस्थानिक हत्या कह लीजिए उसको, वो हो, तो ये सारी घटनाएं जो हैं ये असल में मायावती के लिए इसे एक चुनौती के रूप में नहीं देखना जाना चाहिए। लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये मायावती के लिए एक चुनौती बन रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि पिछले दिनों मायावती जो अपनी जो एग्रेसिव दलित अस्मिता की राजनीति है उससे पीछे हटने लगी थी और बहुजन से ले के बदले वो सर्वजन की बात करने लगी थी। तो जो उनका एक जो बैक हुआ असल में बहुजन राजनीति से, तो उससे जो दलितों की राजनीति थी, जो दलितों की जो चेतना उभर रही थी राजनीतिक तौर पे, उसके अंदर एक क्षोभ मायावती को लेकर के पैदा हुआ और उस क्षोभ से जिग्नेश मेवाणी या चंद्रशेखर जैसे लोग जो हैं वो निकलना शुरू हुए। लेकिन जिग्नेश मेवाणी या चंद्रशेखर अभी इस स्थिति में नहीं है कि मायावती के लिए कोई चुनौती बन सके। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो कहीं कहीं मायावती के लिए कोई नुकसान पैदा करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हम लिंदु जी कि जिस प्रकार मायावती ने बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय की बात उन्होंने करना शुरू कर दिया था, और उसमें वो दलितों को भी, दलितों के साथ साथ दूसरे जो जाति की, अगर जाति की राजनीति की बात करें, और उस ओर भी वो बढ़ने लगी थी, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वो पिछले चुनाव में जीती थी, जो उत्तर प्रदेश का इससे पहले का जो चुनाव था उसमें जीत कर आई थी, और वहाँ पे उन्होंने दलित और ब्राह्मण का कार्ड खेला था जैसा। और उससे आपको ये लगता है कि उस कारण एक बड़ा वर्ग जो दलितों का है वो खिसक गया, उनको लगा कि नहीं अब ये हमारी नेता नहीं रही? नहीं, देखिए, दलितों का बड़ा वर्ग उनसे नहीं खिसका है, वो आज भी नहीं खिसका है। लेकिन दलितों के अंदर एक बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई थी, एक मतलब क्षोभ पैदा होना शुरू हो गया था कि मायावती जी अब शायद दलित राजनीति से हट रही हैं। ये एक कयास जो था वो दलित राजनीति के अंदर, खासतौर से जो इंटेलिजेंसिया तबका था, जो रेडिकल क्लास था दलितों का, उसके अंदर ये बात उठना शुरू हुई और उसी के परिणाम स्वरूप जिग्नेश मेवाणी या चंद्रशेखर जो है वो सामने निकल कर उनका उदय हुआ। मैं दूसरी बात कहना ही चाहता हूँ कि जिग्नेश मेवाणी हो या कन्हैया कुमार आ रहे हों या चंद्रशेखर आ रहे हों, ये लोग असल में आज मायावती के लिए चुनौती नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मायावती जी 60 को क्रॉस कर चुकी हैं, 60 से पार हो चुकी हैं जी। सक्रिय उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है। मायावती जी ने अपनी पार्टी के अंदर भी और अपने परिवार के अंदर भी अपना कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं किया है, और अगर अब वो किसी उत्तराधिकारी को लेकर आती भी है तो वो मायावती जी जितना सक्सेस होगा और उनकी उस राजनीति को आगे ले पाएगा, ये कहना बड़ा कठिन है। तो जो नई पौध इस समय उभर के आ रही है, जो ये नए युवा उभर करके आ रहे हैं, ये आज से 10 साल के बाद या आज से 15 साल के बाद मायावती जी जिस स्पेस को खाली करेंगी, उस स्पेस को भरने का काम चंद्रशेखर और जिग्नेश मेवाणी जैसे लोग करने का काम करेंगे। आज ही मायावती जी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, मायावती के उत्तराधिकारी ये अवश्य बन सकते हैं, और एक तरीके से मायावती जी की जो राजनीति है उसके ऊपर एक चेक बैलेंस का काम करने का काम ये लोग कर रहे हैं कि आपकी जो अपनी राजनीति है, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जिसने आपको इतना आगे पहुँचाया है, आप उससे विमुख मत होइए। आप बहुजन की बात कीजिए, आप सर्वजन की भी बात कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अकेले दलितों के दम पे राजनीति करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन जो आपका मुख्य मुद्दा है, जो आपकी रीढ़, जो आपके राजनीति की रीढ़ है, आप उससे अगर विमुख हो जाएंगे तो आपको दूसरे भी नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे समय में जब सहारनपुर की घटना को अगर याद करें आप, और वहाँ जब चूंकि चंद्रशेखर सहारनपुर से बिलोंग करते हैं और चंद्रशेखर उस घटनाक्रम में एक लीडिंग उस पे सीट पे बैठे हुए थे, और वहाँ मायावती जब जाती हैं तो मायावती का विरोध हुआ था, आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि चंद्रशेखर और मायावती के बीच जो बातचीत होनी चाहिए थी पहले से, या क्योंकि दोनों दलित नेता हैं, तो दो दलित नेता अगर एक मंच पे आए, एक साथ मिलें, और वो जो गैप है दोनों के बीच, वो उस गैप की कमी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है कि आज जो है ये अलग अलग खेमे में दलित बट गए हैं? नहीं, देखिए, असल में यहाँ थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मामले को। चंद्रशेखर और मायावती के बीच में कोई बात इसलिए नहीं हो सकती थी कि मायावती
आज की स्थिति में चंद्रशेखर के मुकाबले दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं। बिल्कुल सही। और एक लेवल पे आकर के मायावती जी चंद्रशेखर से बात आज से 10 दिन पहले भी नहीं हो सकती थी, आज से 2 महीने पहले भी नहीं हो सकती थी, और मुझे नहीं लगता कि आज से 5 साल के बाद भी कोई ऐसी स्थिति बने कि मायावती जी वो झुक कर के चंद्रशेखर से बात करने के लिए तैयार हो। तो ये स्थिति नहीं बन सकती। मायावती झुक कर न जाएं, लेकिन कम से कम अगर ऐसे नेताओं का उदय हो रहा है जो दलित नेता, चाहे जिग्नेश मेवाणी की बात हम करें या चंद्रशेखर की बात करें, क्योंकि ये 2 दलित नेता जो हैं उभर कर आए हैं, और ये अगर मायावती के पास जाएं, और न सिर्फ मायावती, दलित राजनीति करने वाले दूसरे नेता भी हैं दूसरे राज्यों में, उनसे मिले और एकता की बात करें, दलित राजनीति के रूप में जो एकता होनी चाहिए, दलितों के बीच जो एक राजनेताओं में जो एकता होनी चाहिए, उसकी बात करें, तो मुझको लगता है कि ठीक है, ये यंगस्टर्स हैं, नए नेता हैं, इनको आगे जाना चाहिए, न कि मायावती झुक करके आए उनके पास। लेकिन जो गैप, जिस बात की मैं बार बार मैं इशारा कर रहा हूँ, वो ये है कि जो गैप दिख रहा है, जिस कारण आज चंद्रशेखर के ऊपर कई सारे केस पड़े हुए हैं, मायावती के साथ भी बहुत दूसरी चीज़ें हैं, चूँकि वो सत्ता में रही हैं, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो खेल चलता है राजनीति में वो एक अलग है, लेकिन खासकर चंद्रशेखर और मेवाणी के ऊपर, जो जिग्नेश मेवाणी के ऊपर जो चल रहा है, उसके लिए मायावती मुझको लगता है कि मसीहा के रूप में साबित हो सकती थी अगर वो दोनों इनके पास आते और इनसे मिलते। नहीं, बिल्कुल हो सकती थी, इसमें आपकी बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर जिग्नेश मेवाणी और चंद्रशेखर अगर पहल करते मायावती जी से मिलने की, तो उनको भी ताकत मिलती है और मायावती जी को भी ताकत मिलती है। आपको याद होगा कि रोहित वेमुला की जिस समय संस्थानिक हत्या हुई, उसके बाद रोहित वेमुला की माँ आकर के मायावती जी से मिली थी, और मायावती जी ने उसमें आगे बढ़ के साथ भी दिया था। तो ये पहल असल में इस तरफ से होनी चाहिए थी, जो हमारे युवा नेतृत्व है उसकी तरफ से। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि असल में ये युवा नेतृत्व जो है, जो मायावती जी की राजनीति है, उस पर एक चेक बैलेंस का काम कर रहा है। ये मायावती जी जो अपनी दलितों की राजनीति थी उससे जो विमुख हो रही थी, उसको रोकने का काम कर रहा है। तो ये असल में एक प्रेशर ग्रुप है। अभी चंद्रशेखर हो या जिग्नेश मेवाणी हो, ये मायावती जी की राजनीति के ऊपर इस समय एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं। उनका जो मुख्य रास्ता है राजनीति का, उससे वो ना हटने पाए, उसका ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की कि मायावती ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था कि विपक्ष ने, खासकर यूपीए और जो यूपीए के समर्थक विपक्ष हैं, उसने कहा था कि आप वहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार और ऐसे जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर चर्चा करें राज्यसभा में। और इसका मतलब है कि, और दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि लालू यादव ने कहा है कि मैं बिहार से उनको भेजूंगा राज्यसभा अगर मायावती चाहें तो ये आपको दिख रहा है कि विपक्षी एकता जब हम बात कर रहे हैं, जहां अलग अलग नेता, लालू यादव भी मायावती की तरफ देख रहे हैं, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मायावती की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मायावती की तरफ देख रही है। तो ऐसे में क्या ये लगता है आपको कि विपक्ष के एक नेता के रूप में, और दलित चेहरा भी हैं मायावती कल को एक बड़ा चेहरा सामने आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस असल में अभी मुझे नहीं लगता कि कोई लीडिंग रोल प्ले करने की स्थिति में अभी है। हालांकि केंद्रीय भूमिका में कांग्रेस है और रहेगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को भी एक बाहर से एक चेहरा चाहिए और समूचे विपक्ष को चाहिए। दूसरी बात, मायावती जी के साथ जो एक पॉइंट है वो ये है कि वो हर राज्य में जो गैर भाजपा वोट है उसमें वो सेंध लगाती थी, और 2 या 3 या 4% तक वो गैर भाजपा दलों को नुकसान पहुंचाती थी, जिसकी वजह से गैर भाजपा दल जो थे वो भाजपा के सामने कमज़ोर पड़ते थे। अगर मायावती जी लीडिंग रोल में आती हैं विपक्षी एकता में, तो मायावती जी का भी रोल एक बड़ा होगा, मायावती जी की ताकत बढ़ेगी, और ख़ासतौर से जो गैर भाजपा राजनीति है उसको भी पूरे देश भर के अंदर एक ताकत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मायावती जी को केंद्र में लाने का सवाल है, तो लालू जी भी असल में इसके बहाने 2 गेम खेल रहे हैं, जो खेल दिए हैं लालू जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर के, और नीतीश जी उस प्रेशर में आ गए और दबाव वो भी बनाने लगे कि तेजस्वी इस्तीफा दें, और ये चर्चा उठने लगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कहा जाने लगा कि अगर नीतीश संबंध तोड़ते हैं लालू से तो वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में लालू जी ने 2 तरफा वार किया है। एक वार उनका नीतीश के ऊपर है और दूसरा विपक्षी एकता के लिए है, जो जाहिर सी बात है कि लालू जी इसके लिए पहले से प्रयास करते और पहले से भी कह रहे थे कि अगर अखिलेश और मायावती एक हो जाए तो भाजपा का काम खत्म है।
लालू जी ने वो पहला दांव चल दिया है कि भाजपा को हमें उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर रोकना है, और उत्तर प्रदेश बिहार में अगर हमने भाजपा को रोक दिया तो देश के अंदर भाजपा रुक जाएगी। दूसरा उन्होंने दाव जो है वो नीतीश कुमार को भी एक साइन जो था वो दे दिया कि नीतीश जी अगर आप गड़बड़ करेंगे, गठबंधन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप तैयार रहिए, मायावती जी अगर हमारे साथ आ रही है हम यहाँ से भेजते हैं तो बिहार का नक्शा दूसरा होगा। नीतीश जी भले ही भाजपा के साथ जाकर के सरकार बचा ले जाए फिलहाल, लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उस समय लालू बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होंगे और नीतीश और भाजपा लालू के सामने नहीं टिक पाएंगे अगर लालू मायावती अखिलेश एक हो जाते हैं। तो लालू जी ने दो तरीके से संदेश देने की कोशिश की है और उसका नतीजा आज आपने देख लिया होगा। नीतीश जी अब नरम पड़ गए हैं तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर के। तो ये लालू जी की जो रणनीति थी मुझे लगता है वो काम कर रही है और नीतीश जी को भविष्य समझ में आ गया है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को कहा था कि उनके डीएनए में विश्वासघात है, अगर नीतीश जी कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात को ही सच करेंगे। लालू जी ने मायावती जी का साथ दे करके विपक्षी एकता को मजबूत करने का भी काम किया है, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती पेश करने का भी काम किया है। तो पक्ष या विपक्ष जिस प्रकार की बातें मायावती के इस्तीफे को लेकर के लगातार चल रही हैं और खासकर पक्ष जो है मतलब भाजपा और एनडीए गठबंधन जो है वो लगातार मायावती पर वार कर रहा है उनके इस्तीफे को लेकर के, इससे ये तो साफ जाहिर है कि मायावती ने कल अचानक इस्तीफा दे करके जो केंद्र की राजनीति है और खासकर संसद की जो राजनीति है उसमें भूचाल ला दिया है। अब देखना है कि आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होता है और देश की राजनीति किस दिशा में जाती है। जैसा अमलेंदु जी आप बता रहे थे कि लालू यादव केंद्र में बैठ करके और जो राजनीतिक गेम खेल रहे हैं, जो विसात वो उन्होंने ऑलरेडी बिछा दी है, वो आगे कैसे बढ़ता है वो देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अमलेंदु जी आपने चर्चा में भाग लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ, तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।